यस सर। चलिए इस चैप्टर को खत्म करें, इस चैप्टर को निपटाएं। क्या बाकी था इस चैप्टर में? ठीक है, क्या बाकी था बेटे? एडीज करंट। एडीज करंट। चलिए एडीज करंट पे बात करते हैं। ठीक है, एडीज करंट पे बात करते हैं कि व्हाट इज एडीज करंट। देखो एक आध मार्क का क्वेश्चन इस पे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस आपसे पूछा जा सकता है, बेस्ड ऑन दिस एडीज करंट, है ना। तो इसमें थ्योरेटिकल ही है, इसमें कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली देयर इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस एडीज करंट। व्हाई दिस करंट इज कॉल्ड एज एडीज करंट? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एडीज करंट का मतलब होता है, एडीज का बेसिक मतलब होता है वर्ल्ड पूल, वर्ल्ड पूल, ठीक है। एडीज का बेसिक मतलब होता है वर्ल्ड पूल, तो वर्ल्ड पूल टाइप का कुछ करंट है ना। क्यों वर्ल्ड पूल करंट कहते हैं इसको या एडीज करंट कहते हैं, वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई दिस टाइप ऑफ करंट इंड्यूसेस, ठीक है। पहले उस बात को समझो। होता ही है बेटा कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक इस चैप्टर में कि whenever the magnetic flux linked with the coil will change, an EMF will induce in the coil, and due to that EMF there will be an induction of current in the coil. ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। Similar to that, not only in the coil, अगर आप कोई coil मत लो, you replace a coil by a solid metallic body, है ना। आप एक conducting body, solid conducting body ले लो, instead of taking loop or the coil, you take a solid masses, ठीक है। लाइक कोई प्लेट ले लो, आयरन की प्लेट या आयरन का ब्लॉक, विच इज अ सॉलिड मास, विच इज नॉट अ लूप, राइट। अगर आप उस सॉलिड मास के थ्रू भी इफ यू कीप ऑन चेंजिंग द फ्लक्स, you will observe that there will be an EMF induced in that solid mass, and due to that induction of that EMF there will be a current also induced in solid mass, and this current that induces in a solid mass is known as eddy's current. Did you understand what I'm saying? ये जो करंट इंड्यूस होगा उसको हम कौन सा करंट कहते हैं? एडीज करंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? विल कम टू दैट लेटर ऑन, बट पहले इस बात को समझो कि हुआ क्या, लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मान लो कि आई एम टेकिंग वन magnetic pole, north pole, and the another magnetic pole, that is the south pole, and you know that the magnetic field will always be directed from north pole to south pole, right? And let us say कि these are two electromagnets, और इन दोनों electromagnet के बीच में we have hanged a metallic plate. ये एक मेटालिक प्लेट है जिसको हमने ऐसे हैंग कर दिया है, लटका दिया है विद सम थ्रेड और विद सम स्ट्रिंग, राइट। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। जब तक ये रेस्ट में है तब तक तो देयर वाज नो इशू, ठीक है। एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। व्हेन वी मेड दिस टू ऑसिलेट बिटवीन दिस टू मैग्नेटिक पोल्स, जब हमने इसको ऑसिलेट करने की कोशिश की बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि द मोमेंट वी ट्राई टू ऑसिलेट इट, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमने इसको ऐसा पुश करके छोड़ा, तो वी ऑब्जर्व दैट इट फाइनली कम टू रेस्ट, ठीक है। पुश किया, छोड़ दिया, तो हमने ये देखा कि ये रेस्ट में आ गया। नहीं, ये बात समझ में, मैंने इसको ऐसा मान लो कि इसको ऐसा ऑसिलेट कराया और छोड़ दिया, तो ये जैसे ही देखा मैंने कि ऑसिलेट करके जैसे ही नीचे आया, इट केम टू रेस्ट। मतलब लाइक अ पेंडुलम, इट इज मेड टू ऑसिलेट टुवर्ड्स राइट। जब ये वापस आया तो ये फिर इधर ऑसिलेट नहीं हुआ, ये रुक गया, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि सर ऐसा तो जनरल चीज में भी होता है, जनरल बॉडीज के साथ भी होता है ना, ऐसा तो जनरल बॉडीज के साथ भी होता है। तो देखो मैं इसके डिफरेंस को समझाने के लिए आपको इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाता हूँ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दी? अभी तक कुछ समझ में आया आपको? आप देखो, आपको मैंने कहा कि दीज आर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो एक काम हम करेंगे कि लेट्स से कि फर्स्ट वी आर नॉट स्विचिंग ऑन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट स्विच्ड ऑन, एंड आई मेड दिस प्लेट टू ऑसिलेट। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि प्लेट इधर गया, फिर इधर आया, फिर गया, फिर आया, और फाइनली रेस्ट में आया। मान लो कि इट केम टू रेस्ट आफ्टर 10 सेकेंड्स। क्लियर? इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा ना कि whenever you made a body to oscillate or a pendulum to oscillate, वो रेस्ट में आ जाता है, बिकॉज वहां पे एयर का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है जो मोशन ऑफ पेंडुलम को अपोज करता है, एंड फाइनली दैट मोशन स्टॉप्स। क्लियर है? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि दिस ऑसिलेशन विल फाइनली स्टॉप, बट इट विल टेक सम टाइम बिफोर इट स्टॉप्स, राइट। तो मान लो कि व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड वाज नॉट स्विच्ड ऑन, इट स्टॉप्ड इन 10 सेकंड्स, मान लो। Now what we did, we switched on the magnetic field, and again we made this plate to oscillate. फिर से हमने इसको oscillate कराया,
फिर से हमने ऑब्जर्व किया कि इट केम टू रेस्ट, बट दिस टाइम वी ऑब्जर्व दैट कि if without the magnetic field it came to rest in 10 seconds, so with the presence of the magnetic field it came to rest even earlier in a time less than 10 seconds. मान लो कि 4 सेकंड में ये रेस्ट में आ गया। नहीं, ये बात समझ में, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड को ऑन नहीं किया और मैंने इसको ऑसिलेट कराया तो इट केम टू रेस्ट इन 10 seconds, and when the magnetic field is switched on it again came to rest in rest but in just 4 seconds. इसका मतलब जल्दी रेस्ट में आ गया, और जल्दी अगर रेस्ट में आ गया इसका मतलब है कि there is some more additional force which is acting on this plate opposite to the motion of the plate. कोई और भी तो फोर्स होगा तभी तो ये रेस्ट में आ गया जल्दी। अदरवाइज अगर इफ देयर वुड हैव बीन ओनली द फोर्स ड्यू टू एयर तो अभी भी 10 सेकंड्स लगना चाहिए था इवन आफ्टर स्विचिंग ऑन दिस मैग्नेटिक फील्ड, बट ये जल्दी रेस्ट में आ रहा है। इसका मतलब है कि द मोमेंट आई हैव स्विच्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इन एडिशन टू एयर रेजिस्टेंस सम मोर रेजिस्टेंस इज आल्सो एक्टिंग ऑन द प्लेट। डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes, sir. अब people started thinking over it कि what is that force or what is the cause due to which it is coming to rest earlier, ठीक है, in less time, है ना। तो लोगों ने इसको सोचना शुरू किया, then came to the conclusion कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल स्विच ऑन माय वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आपको मैं दिख जाऊंगा, आई एम स्विचिंग ऑन माय वीडियो spotlight for everyone, ठीक है, you can see me, right? Try to understand that this is a plate, है ना, and it has been hanged with obviously with the help of some string. अब ये प्लेट जब यहाँ पर है और मैग्नेटिक फील्ड, यू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड इज इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो द एंगल बिटवीन दिस प्लेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 और नॉट? टेल मी यस और नो। Yes, sir. ये है ना, प्लेट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90। तो आपको याद, एक बात याद करो कि एरिया वेक्टर इसका किस डायरेक्शन में होगा बेटा? Perpendicular. Perpendicular to the plate. So don't you think the area vector of this plate will be in the direction of magnetic field? Means इस situation में theta will be equal to 0. Theta मतलब theta that is between normal and magnetic field. Will it be 0 or not when the plate is like this? Yes. Did you understand? Yes. When you make the plate to move or rotate, तो ये plate ऐसे गया, तो आप सोचो इसका जो नॉर्मल है वो ऐसे हो गया, Yes. है ना। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी स्टिल इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, नॉर्मल कुछ एंगल पे आ गया ना। मतलब जब प्लेट इस पोजीशन पे होगा किसी इंस्टेंट पे तो नॉर्मल इज लाइक दिस, एंड द मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, एक मिनट रुकिएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस एंगल इज थीटा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये एंगल थीटा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई तो थीटा चेंज्ड, and if you remember the flux was equal to what? Flux was equal to BA times of cos theta. I think you can see this, Yes. whatever I'm writing on the screen. तो अगर हम थीटा को चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, and due to this change of flux what happens, because the flux has changed again an EMF will induce, ठीक है। due to this changing flux EMF induces in the plate. अब पॉइंट ये कि सर EMF इंड्यूस होगा तो ये रुकेगा क्यों? अब मुझे एक बात बताओ कि आपको मैंने लेंज लॉ बताया था, डू यू रिमेंबर दैट लॉ, लेंज लॉ? Yes. इस लॉ में मैंने आपको क्या बताया था? तो इस लॉ में मैंने आपसे ये बोला था कि इफ यू रिमेंबर दिस लॉ, इसमें मैंने आपसे बोला था लेंज लॉ में कि जब प्लेट को आप मूव, मतलब कोई भी बॉडी जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, it induces in such a way such that it opposes the cause that has induced it. अब सोचो इधर साउथ पोल है, ये साउथ पोल है ना, ये साउथ पोल है, राइट, और ये आपका प्लेट है, ये इधर जा रहा है ऐसे, then the flux is changing and EMF is inducing in it. क्लियर है? तो ये प्लेट में जो EMF इंड्यूस होगा वो कौन सी पोलैरिटी डेवलप करेगा? कौन सी पोलैरिटी? सोचो, ये साउथ पोल है, नहीं, ये प्लेट, क्या ये प्लेट इस तरफ जाना चाहेगा? सोच के देखो, because the plate is going this way and it is inducing an EMF in it. So will the plate would like to go towards south or it will try to remain stationary? What will it do? Will it tend to move towards the south pole or it will tend to be at rest? Rest. Rest में रहना चाहेगा ना, because if it is at rest, there is no change of theta, and as long as there is no change of theta, there will be no EMF induced, right?
और ड्यू टू द इनर्शिया हर बॉडी की ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चेंज को अपोज करता है, तो इट विल नॉट वांट द थीटा टू चेंज, राइट। और ये अगर थीटा को चेंज नहीं करना चाहता तो इट वुड लव टू बी एट रेस्ट, और रेस्ट में ये तभी रह सकता है जब ये साउथ पोल है, अगर ये नॉर्थ पोल डेवलप करेगा तो इट विल गेट अट्रैक्टेड, तब तो और तेजी से भागेगा। तो ये अपने अंदर कैसी पोलैरिटी डेवलप करना चाहता है, तो ये चाहेगा साउथ पोलैरिटी डेवलप करना। कैसी पोलैरिटी बेटे? साउथ पोल। साउथ। तो अगर इस एंड पे साउथ पोलैरिटी डेवलप हुई तो इस एंड पे कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी? नॉर्थ। यस। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि ये रिपल्शन इस पे लगेगा प्लेट पे, बिकॉज अगर एक ही साइड से देखो ना, दो साइड से अगर कंफ्यूजन हो तो इट हैज डेवलप्ड अ साउथ पोलैरिटी। तो साउथ पोलैरिटी डेवलप कर गया, तो अगर साउथ पोलैरिटी डेवलप कर गया तो दोनों पोल साउथ साउथ में क्या होगा? रिपल्शन। और साउथ साउथ में अगर रिपल्शन होगा तो फाइनली विल इट स्टॉप और नॉट? यस। ठीक है, तो अब देखो, अब बात समझो। In addition to air resistance, there is magnetic force also which is opposing the motion of this plate. That is why this plate comes to rest immediately after it is made to oscillate. ठीक है, तो अगर आप एयर में देख रहे थे तो सिर्फ देयर वाज अ फोर्स व्हिच वाज अपोजिंग, इट वाज एयर रेजिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाई द प्लेट केम टू रेस्ट इन 10 सेकंड्स। बट मैग्नेटिक फील्ड जब आपने स्विच ऑन कर दिया तो अलोंग विद द एयर रेजिस्टेंस यू हैव मैग्नेटिक रिपल्शन आल्सो। ठीक है, दो दो फोर्स लग रहा है विच इज अपोजिट टू मोशन। तो ये जो आपका प्लेट है इट विल कम टू रेस्ट मोर इन अ वेरी लेस टाइम इन कंपैरिजन टू द एयर। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। अब आप एक बात और समझिए कि अगर बेटे इसमें साउथ पोलैरिटी डेवलप होनी है तो करंट शुड फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और आपको मालूम है कि करंट क्लोज पाथ में फ्लो करता है। डू यू रिमेंबर दैट? करंट यस। फ्लोज इन क्लोज पाथ। तो करंट अगर क्लोज पाथ में फ्लो करता है तो आप एक बात सोचो कि इसके अंदर मुझे साउथ पोलैरिटी डेवलप करानी है, तो करंट का क्लोज पाथ मतलब करंट जो है वो क्लोज पाथ में फ्लो करेगा। तो करंट कैसा क्लोज पाथ का मतलब या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक करंट शुड फ्लो? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? व्हाट शुड बी इट्स डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। ऑफ कोर्स क्लॉकवाइज। तो इसमें होता क्या है बेटा कि करंट को क्लॉकवाइज फ्लो कराने के लिए, करंट को क्लॉकवाइज फ्लो कराने के लिए व्हाट हैपेंस कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लोज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं? दे आल्सो फ्लो ऑन क्लोज्ड पाथ। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हुआ, इस तरह से। मतलब अगर आप इसको देखो तो देयर इज नॉट ओनली वन सर्कल ऑन विच द इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रॉन वुड बी फ्लोइंग इन द क्लोज्ड पाथ, है ना। तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा वर्ल्ड पूल। वर्ल्ड पूल का बेसिक मतलब क्या होता है? तो वर्ल्ड पूल का भी बेसिक मतलब यही होता है ना। आपने वर्ल्ड पूल कभी देखा इस तरह से? ठीक है, वो जो वर्ल्ड पूल वॉशिंग मशीन होता है, या आपने वर्ल्ड पूल कहीं और देखा हो? यस। समझ आ रही बात? तो इसीलिए इस करंट को हम कौन सा करंट कहते हैं? दैट इज व्हाई दिस करंट इज कॉल्ड एज एडीज करंट। अब समझ में आ गया एडीज करंट का कॉज क्या है? यस। एडीज करंट का कॉज भी इंडक्शन है। और एडीज करंट कब इंड्यूस होता है? एडीज करंट इंड्यूसेस व्हेन द flux linked with a solid masses changes, and that change induces an EMF, and due to which a current flows in the solid masses in closed paths, and that is why it is called as eddies current. तो लिख लीजिए definition. Eddies current are the current induced in solid metallic, obviously body should be metallic in which electron can flow. ठीक है, metallic masses when the magnetic field, magnetic flux threading through them changes. जब भी उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो चेंज करता है, तो दिस एडीज करंट इंड्यूसेस। ठीक है, इस तरह से एडीज करंट इंड्यूस होता है। डन? डन।
ठीक है, मेरी बात सुनिए, आपको ये एडीज करंट का मतलब समझ में आ गया। एक और छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा एडीज करंट से रिलेटेड, कि एडीज करंट में जो करंट फ्लो करता है दैट फ्लोज इन अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि क्लोज्ड पाथ, है ना। अब ये बात, ये तो हमें समझ में आती है कि क्लोज पाथ में फ्लो करता है। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, या कॉन्सेप्चुअल एक्सपेरिमेंट है जो लोगों ने किया, कि अभी जैसा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट अज्यूम करा था, मान लीजिए कि अगेन यू आर अज्यूमिंग द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आपने इसमें दो सिचुएशन लिया। आपने ये सिचुएशन लिया कि साहब ये इस बारी आपका प्लेट ऐसे है एंड इट इज मेड टू ऑसिलेट, मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, दिस इज योर मेटालिक प्लेट। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में फिर से वही नॉर्थ पोल साउथ पोल फिर से लिया आपने, और ये जो मेटालिक प्लेट थी उसमें यू मेड सम ग्रूव इन दैट मेटालिक प्लेट। मेटालिक प्लेट वही है बट दिस टाइम यू मेड सम ग्रूव, आपने कुछ ग्रूव्स बना दिए। ठीक है, आपने कुछ ग्रूव्स बना दिए और अभी फिर से इसको ऑसिलेट करा रहे हो। प्लेट वही है, साइज वही है, बट उसमें ग्रूव बना दिए। ग्रूव समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड अगेन स्विच्ड Yes. ऑन फ्रॉम नॉर्थ साइड टू साउथ पोल। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या होगा, फाइनली दिस प्लेट विल स्टॉप और नॉट। भाई मतलब जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया और इसको ऑसिलेट कराया और मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, तो व्हाट विल हैपन इन एडिशन टू अदर फोर्सेस, देयर विल बी मैग्नेटिक फोर्स आल्सो। टेल मी। Yes. कहुआ, तो अगर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा तो क्या होगा, ये फाइनली रुकेगा ना, ये स्टॉप होगा या नहीं होगा? तुम बोल नहीं रही हो डियांगमो। Yes, sir. तो अगर इफ इट फाइनली स्टॉप्स, तो हमने इसमें ऑब्जर्व ये किया कि जब ये रुकता है तो पहले वाले केस में व्हेन देयर इज नो स्लॉट, उसमें ये जल्दी रुक जाता है, और जो दूसरा वाला केस है उसमें इसको रुकने में ज्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स मोर टाइम टू स्टॉप विथ द स्लॉट्स और ग्रूव्स देन टू स्टॉप विदाउट द स्लॉट और ग्रूव। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब हम स्लॉट या ग्रूव बना देते हैं तो इसको रुकने में ज्यादा टाइम लगता है, मतलब इट स्टॉप्स फाइनली बट इट टेक्स इवन मोर टाइम इन कंपैरिजन टू द सेकंड फर्स्ट केस, राइट। मतलब अगर आप ऐसे इमेजिन करो डियांगमो, कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इस केस में इसको टू स्टॉप इट टेक्स 10 सेकंड्स मान लो, तो इस केस में इट टेक्स 16 सेकंड, ऐसा समझो। अब क्वेश्चन अराइजेस कि सर वही मैग्नेटिक फील्ड है अभी भी, आपने प्लेट को सब कुछ वही रखा, सारे साइज वाइज वही रखा आपने, तो why this is happening, it takes even larger time to come to rest in this second situation with respect to the first situation when the grooves are made? कोई लॉजिक दे सकते हो आप why it is happening? कोई लॉजिक नहीं है, चलो मैं बताता हूं। देखो इस केस में, देखो मैंने आपसे क्या बोला था, करंट फ्लोज ऑन द क्लोज पाथ, राइट। अगर इसमें क्लोज पाथ हम बनाए तो ये ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज पाथ सबसे एंड वाला पाथ जो होगा वो ये होगा। सोच के देखो, जो बिल्कुल एकदम बिल्कुल अलोंग द सर्कमफ्रेंस हम बनाएंगे बॉडी के, तो वो ऐसा पाथ होगा या नहीं होगा? Yes. इसमें हम लास्ट वाला पाथ बनाए क्लोज्ड पाथ, तो ये ऐसे बनेगा क्या? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बिल्कुल। अगर इसके एंड से हम इसको चिपका के अगर ऐसा पाथ ड्रॉ करें, तो दिस इज हाउ द पाथ विल बी ड्रॉन। एम आई राइट? मुझे बता सकते हो कि Yes. पाथ लेंथ, जो लास्ट वाले पाथ का लेंथ है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, कौन ज्यादा है? विच ऑफ देम इज First. मोर? नहीं, फिर से सोचो। Yes. फर्स्ट केस में लास्ट वाले पाथ का लेंथ ज्यादा है या सेकंड केस में? अच्छा, second case. ऑफ कोर्स सेकंड केस में ना, ये एक्स्ट्रा लेंथ कवर करेगा ना ये बेटा। तो अगर सेकंड केस में पाथ का लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक पहुंचने में इस केस में, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ और वहीं तक वापस आने में इस केस में, दोनों में टाइम डिफरेंस तो सेम नहीं होगा। किस में ज्यादा होगा? जिसका पाथ लेंथ ज्यादा है। भाई जहां पाथ लेंथ ज्यादा, वहां पर इलेक्ट्रॉन को टाइम ज्यादा लगेगा टू कम टू द सेम पोजीशन, और जहां पे पाथ का लेंथ कम है वहां पर इलेक्ट्रॉन जल्दी उस पोजीशन पे पहुंचेगा विद रिस्पेक्ट टू द अनदर केस। तो इसका मतलब है कि इसमें करंट जल्दी फ्लो कर जाएगा और इसमें करंट को फ्लो करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट केस। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. इसीलिए ऐसा होता है कि जब आप ग्रूव्स बना देंगे, तो ग्रूव्स बनाएंगे तो भी यही होगा कि फाइनली द प्लेट विल स्टॉप। बट इस केस में बिकॉज यू हैव मेड द पाथ इवन लार्ज,
तो इसलिए आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन को रेस्ट उसी पोजीशन पे पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, जितना टाइम उसको पहले वाले केस में लगा है उससे ज्यादा टाइम इस वाले केस में लगेगा, क्योंकि करंट को ज्यादा टाइम फ्लो करने में लगेगा तो फोर्स भी ज्यादा टाइम के बाद लगेगा, और फोर्स ज्यादा टाइम के बाद लगेगा तो इसको रेस्ट में भी आने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट केस। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड Yes. ऐसा क्यों हुआ? तो जब भी आप ग्रूव्स बना देंगे ना तो इस तरह की प्लेट विल फाइनली स्टॉप, बट उसको रुकने का जो टाइम है वो विदाउट ग्रूव के टाइम से ज्यादा लगेगा टाइम। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एडीज करंट। नेक्स्ट पे चैप्टर पे चलें आप। इसके एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा। Yes. मैं आपको बता देता हूँ, मैं वो थ्योरेटिकल बात अब तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। इसके एप्लीकेशंस पढ़ लीजिएगा कि एप्लीकेशन ऑफ एडीज करंट कहाँ कहाँ है। ठीक है, आप वो जरूर पढ़ लीजिएगा बिकॉज इट मे बी आस्क्ड इन एग्जाम और पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ एडीज करंट। तो एक दो एप्लीकेशन आपको याद रहना चाहिए। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एडीज करंट? जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेक में एडीज करंट का यूज होता है। ठीक है, तो वो जरा सा आप बुक्स में होता है गिवन, वो एक बार आप अपने से पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, Okay, sir. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, विच इज एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें हम कई सारी बातें समझेंगे। पहले तो हम समझेंगे थियरी ऑफ एसी, मतलब हाउ एसी इज प्रोड्यूस्ड। थियरी ऑफ एसी, हाउ डू यू प्रोड्यूस एसी। ठीक है, तो एसी को प्रोड्यूस करने का तरीका समझें और सुने। सर इसका तरीका वही है रिलेटेड टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो हम बात करेंगे। और ये जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एसी जनरेटर और डायनामो। ठीक है, तो एसी जनरेटर सुना होगा आपने, कि जनरेटर वर्ड आपने कभी सुना है? जनरेटर का Yes. मतलब होता है कि ऐसा कोई डिवाइस जो आपकी केमिकल एनर्जी या एक फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज जनरेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दे फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर दे, दैट इज बेसिकली योर जनरेटर, राइट। तो एसी जनरेटर का मतलब होता है कि ऐसा जनरेटर विच प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग करंट, सच जनरेटर इज कॉल्ड एज एसी जनरेटर। सिंपल सी बात है ना। आपके जो घरों में सप्लाई आती है वो एसी है। वो कैसी सप्लाई है? वो एसी है। तो हम इसी एसी पे बात करेंगे कि भाई एसी का क्या मतलब होता है, इसमें कैसे कैसे चीजें वेरी करती हैं। पहले तो हम समझते हैं कि एसी प्रोड्यूस कैसे होता है और किस तरह के करंट को अपन एसी कहेंगे और किस तरह के करंट को अपन डीसी कहेंगे। ठीक है, तो इस बात को पहले समझें। उसको समझने के लिए आप इस बात को समझें। मान लीजिए सर किसी रीजन में देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे आप मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है सर, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे इस तरह से। और इस मैग्नेटिक फील्ड के इस रीजन में हमने एक कॉइल को आई हैव मेड इट टू रोटेट। ये कॉइल ले लिया। इस कॉइल में मान लीजिए एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, जो मैं एक ही टर्न बना रहा हूं बट आपको समझना है कि एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ए इज एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है, और मैंने इस कॉइल को आई मेड इट टू रोटेट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसको रोटेट करा रहा हूं, घुमा रहा हूं विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। अब एक बात सोचो, as the coil rotates in the magnetic field, the angle between the area vector of the coil and the magnetic field will change or not? अभी जैसे प्लेट के केस में समझाया था, वैसे आप सोचो कि अगर आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की तो एक डायरेक्शन है, फिक्स्ड है, वो भी इनवर्ड। बट कॉइल के साथ जो नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर टू द कॉइल, तो कॉइल जैसे जैसे अपना ओरिएंटेशन चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज हो रही होगी या नहीं? Yes. पक्का? तो बिकॉज दिस एंगल विल बी चेंजिंग, मतलब थीटा विल बी चेंजिंग, तो थीटा हर पॉइंट पे चेंज होगा। तो अब आपका थीटा अगर चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा बेटा? Yes, sir. भाई Okay. थीटा हर पॉइंट पे चेंज होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड will change due to which flux will change। और ये चेंजिंग फ्लक्स क्या करेगा? ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे मान लो कि लेट एट एनी टाइम टी, हम किसी भी टाइम टी पे मान लें कि लेट एट एनी टाइम टी एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा।
किसी भी टाइम पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि उस इंस्टेंट पे फ्लक्स विल बी रिटन एज b मल्टीप्लाइड बाय a इनटू cos थीटा, एंड बिकॉज़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो n से भी मल्टीप्लाई कर दो किसी भी इंस्टेंट पे। भाई थीटा कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है, दिस थीटा इज वेरिएबल, बट किसी भी इंस्टेंट पे थीटा की कोई वैल्यू होगी, मान लेते हैं वो थीटा की वैल्यू थीटा है, तो बी ए इन बी ए cos थीटा लिख सकते हैं फ्लक्स की वैल्यू। टेल मी एज यस और नो। Yes. आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, तो सर्कुलर मोशन में आपने एक चीज पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो आपने पढ़ा होगा कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, कभी सुना है? सुना है। क्लास 11th में भी सुना होगा कि भाई एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मुझे एक बात बताओ कि जो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द एरिया वेक्टर अगर 30 डिग्री है, तो आप मुझे बता सकते हो कि बाय व्हाट एंगल द कॉइल हैज रोटेटेड। अगर मैं आपसे कहता हूं कि द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 30 डिग्री, तो व्हाट इज द एंगल थ्रू व्हिच द कॉइल हैज रोटेटेड? 30 degree. वेरी गुड, ऑफ कोर्स इट वुड बी 30 डिग्री, एंगल वुड बी सेम, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि कॉइल का जो एंगल है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो भी थीटा होगा। तो मान लो कि अगर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल इज थीटा इन टाइम टी, तो थीटा बाई टी विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं थीटा बाई टी, तो थीटा को हम यहां से लिख सकते हैं ओमेगा टी। मैं थीटा को ओमेगा के टर्म्स में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि देखो ये थीटा एक वेरिएबल है, और अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझो क्या कर रहा हूं मैं, एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी लिख सकता हूं। तो अब देखो, हमें ईएमएफ की वैल्यू पता है, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी होती है। इसका मतलब यू विल डिफरेंशिएट व्हाट, यू विल डिफरेंशिएट दिस होल क्वांटिटी इन बी ए कॉस ओमेगा टी। टेल मी यस और नो, नोट कर लिया हो तो बताइए, तो मैं आगे बताऊं। Yes, sir. ठीक है, अब कर मेरी बात सुनिए। वेरी गुड, तो अब इससे आगे सुनते हैं कि सर ये ऐसा हो गया। अब देखिए सर, ये ऐसा हो गया, तो आप इसको देखिए, E इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एन बी ए। ये तो टर्म कांस्टेंट है ना, कॉइल चाहे जितना भी रोटेट कर ले, एनबीए पे कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा। क्या बदल रहा होगा? टाइम, और टाइम चेंज होगा तो इसलिए पूरा cos ओमेगा टी चेंज होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ cos ऑफ ओमेगा टी मींस इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस फ्लक्स इन फ्लक्स, व्हाट यू हैव टू डिफरेंशिएट, यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट दिस वैल्यू व्हिच इज cos ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा ये थीटा अगर हम लिखते तो थीटा कुड नॉट हैव बीन डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज आपको एक बात मालूम होगी कि जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट होता है। अगर वो वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने थीटा को किसके टर्म्स में चेंज कर दिया? टाइम के टर्म्स में। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन आप करेंगे सर, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है एन बी ए, इसका डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी विथ अ नेगेटिव साइन। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? ईएमएफ की वैल्यू फाइनली आपकी आ जाएगी माइनस, और माइनस विल बिकम प्लस omega times of NBA into sine of omega t. This is the EMF which will induce. ठीक है, which will induce in the coil. This is the induced EMF. ओमेगा NBA sin of omega t. This is the value of induced EMF in the coil. ठीक है, कि अगर आप कोई भी coil ले लें और उस coil को you make it to rotate inside the magnetic field, तो the value of the EMF that will induce in the coil will be given by omega NBA sin of omega t. अब एक बात सोचो कि अगर इस वैल्यू को आप देखो, तो इस वैल्यू पे आप कुछ कुछ बातें समझो कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ईएमएफ में ओमेगा which is the angular velocity of the coil is fixed, right? Number of turns in the coil is also fixed, magnetic field is fixed, area is fixed, the only thing which is changing is sin of omega t. Am I right? Yes. तो अगर यही क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो आपको एक बात पता होगी कि साइन की वैल्यू, साइन की जो वैल्यू है वो कोई भी एक जनरल वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि साइन की जो मिनिमम वैल्यू वो -1 होती है और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो साइन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, +1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब when this value will be maximum, don't you think the EMF will be maximum at that instant? Yes. भाई this EMF will be changing, right? कैसे चेंज कर रहा होगा? साइनोसॉइडली, मतलब जैसे साइन में वेरिएशन आएगा वैसे ईएमएफ में वेरिएशन आएगा, बिकॉज दिस टर्म इज कांस्टेंट। तो अगर साइन जैसे चेंज कर रहा है वैसे ही ईएमएफ चेंज करेगा। इसका मतलब है जिस टाइम पे साइन विल बी मैक्सिमम, उस इंस्टेंट पे ईएमएफ विल आल्सो बी मैक्सिमम। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी व्हेन साइन इज मैक्सिमम। तो ईएमएफ ई इज मैक्सिमम
व्हेन साइन इज मैक्सिमम, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इन बी ए, मतलब द मैक्सिमम ईएमएफ दैट कैन इंड्यूस इन अ कॉइल is omega in BA, where omega is angular velocity, n is number of turns, B is magnetic field, A is area, ठीक है, of the coil, है ना। तो ये ओमेगा इन बी इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। इसको हम ई नॉट लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, या इसको क्या मान लेते हैं, ई ई नॉट। नॉट। इसीलिए हम ईएमएफ का फॉर्मूला ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी के टर्म्स में लिखते हैं। एंड बिकॉज दिस ईएमएफ इज नॉट कांस्टेंट एज इट इज डिपेंडिंग ऑन साइन फंक्शन, तो ये साइनोसॉइडली चेंज हो रहा होगा, तो ऐसे ईएमएफ को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। दिस काइंड ऑफ ईएमएफ इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का क्या मतलब हो गया, ऐसा ईएमएफ विच चेंजेस मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज। अच्छा एक बात याद रखिए, यहां पर इस रिजल्ट में साइन आया है, इसका ये मतलब नहीं है कि ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हमेशा साइन का कर्व ओबे करेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन ऑलवेज। आपको एक बात पता होगी कि साइन का कर्व आपको पता है, वो कर्व मैं यहां पर भी बना दूंगा। जैसे साइन का कर्व चेंज होता है, आपने देखा होगा, अगर शायद आपको पता हो तो साइन ऐसे होता है, देखा है कभी आपने साइन का कर्व? मतलब जब साइन 0 होगा तो ये 0 पे होता है, साइन जब 90 होगा तो ये मैक्सिमम होता है, साइन जब 180 होगा तो ये फिर से 0 होगा, साइन जब 270 डिग्री होगा, मतलब 3π/2, ठीक है, तो ये फिर से -1 पे होगा। देखा है आपने साइन का कर्व, ये -1, ये +1, है ना। फिर से यहाँ पर 2π पे पहुंचोगे आप, तो 2π पे घूम के आप वहीं पे पहुंच गए, तो फिर से ये 0 हो जाएगा। तो दिस हाउ साइन चेंजेस। सिमिलरली डिग्री के वैल्यू को π/2 क्यों लिखते हैं सर 90 को? रेडियन में लिखते हैं, रेडियन में। एक तो डिग्री होता है, बट डिग्री इज नॉट द यूनिट फॉर एंगल। द एसआई यूनिट ऑफ एंगल व्हिच वी हैव assumed or taken is रेडियन। ठीक है एंगमो? ओके। एंगल की एसआई यूनिट हम क्या लेते हैं, रेडियन लेते हैं, है ना। तो इसीलिए आपने कभी सुना होगा एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड, या एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो बिकॉज वी have given a unit to the angle, और वो यूनिट क्या है, रेडियन, that is why we convert degree into radian। क्लियर है? और इसीलिए 11th 12th में आप डिग्री नहीं बल्कि रेडियन में चीजों को देख रहे होते हो। यस। ठीक है, तो खैर ये 3π/2 और ये 2π, अच्छा ये पाई और ये π/2 और ये 0, बहुत बढ़िया सर, अच्छा ये समझ में आया। तो साइन भी ऐसे ही चेंज करेगा इस केस में, बट सिर्फ ऐसा ही ग्राफ होगा तो ही वो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा, ये जरूरी नहीं। भाई देखो, जब साइन की वैल्यू 0 होगी, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर ईएमएफ का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ईएमएफ वर्सेस टाइम, तो मुझे एंगमो मेरे मदद करो, ईएमएफ का ग्राफ बनाओ, तो व्हेन साइन इज 0 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईएमएफ? 0। साइन 0, ठीक है, मतलब साइन 0, ये पूरा टर्म जब 0 होगा, ये पूरा टर्म 0 कब होगा, जब t 0 होगा ऑब्वियसली। ठीक, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ईएमएफ क्या होगा, ई नॉट। ई नॉट, मतलब दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, राइट। तो इसका मतलब है कि जैसे साइन चेंज करेगा वैसे ईएमएफ चेंज करेगा। साइन और ईएमएफ दोनों, साइन दोनों एक ही तरह से वेरी कर रहे हैं, ये 0 पे, ठीक है, ये π/2 जब साइन का एंगल पहुंचेगा, तो जब एंगल π/2 पहुंचेगा तो उस पे टाइम कितना होगा वो मैं अभी निकाल के बता दूंगा आपको, ठीक है। इसी तरह से ये पाई पे, फिर इसी तरह से ये ई नॉट है, ये माइनस ऑफ ई नॉट कहलाएगा, ये प्लस ऑफ ई नॉट कहलाएगा। मतलब ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू प्लस ऑफ ई नॉट है और मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ ई नॉट है, और हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो ईएमएफ है वो चेंज कर रहा है, ठीक है, विथ टाइम। और कैसे चेंज कर रहा है, साइनोसॉइडली। तो इस तरह के ईएमएफ को हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं, बट सिर्फ इस तरह का ही ईएमएफ होगा तभी उसको ऑल्टरनेटिंग कहेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी। Did you understand what I'm saying? If an EMF changes sinusoidally, then it will be 100% called as alternating EMF. बात समझ में आई? But all the sinusoidally अगर चेंज हो रहा है तो alternating EMF तो हम उसको कहेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? पहले हाँ ना बोलो। Sinusoidally means Sinusoidally means according to the sine curve. The way sine changes itself or its values, अगर वैसे ही EMF भी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है एज लाइक साइन, तो इसको हम साइनोसॉइडल कहते हैं।
मतलब ऐसा कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन, तो हम उसको साइनोसॉइडल कहते हैं। यस याद रहेगा मीनिंग, जिसको हम साइन से रिप्रेजेंट कर सकें। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई ईएमएफ साइन को ओबे कर रहा है, मतलब इस साइन के साथ वेरी कर रहा है, साइन ऑफ थीटा के फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज, तो वो 100% ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। बट हर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ साइन को ही ओबे करेगा ये जरूरी नहीं है। तो मैंने ये समझ आया। ये बात ऐसे ही जैसे मैंने फैराडेज में आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि whenever there is a change of flux there will be an EMF induced, but EMF will only induce because of the change of flux, it is not necessary। क्लियर है? अभी इसकी मीनिंग मैं समझाऊंगा। अगर मैं आपको कहीं पर ऐसे लिख देता भाई, अगर मैं EMF कहीं ऐसा लिखा हुआ हो E नॉट टाइम्स ऑफ cos ओमेगा t, तब भी ये साइनोसॉइडल है, सॉरी तब भी ये ऑल्टरनेटिंग है। भले यहाँ पर साइन के बजाय कॉस है, बट इट इज स्टिल ऑल्टरनेटिंग। इसका मतलब है कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग करंट की एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है कि वो करंट या वो ईएमएफ जो साइन का कर्व को ओबे करे, नहीं। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन ये है कि ऐसा ईएमएफ या ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही हो। नहीं, यही बात समझ लो, उसकी वैल्यू भी चेंज हो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो। जैसे यहां पर देखो, अगर आप इस पोर्शन में ईएमएफ को देखोगे तो पॉजिटिव है बिकॉज इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड। यहां पर देखो तो दिस इज नेगेटिव बिकॉज इट इज नेगेटिव साइड, अगेन इट हैज बिकम पॉजिटिव, अगेन इट विल बिकम नेगेटिव एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यार तुम्हें नहीं आया? यस सर, ये बोलो तो ठीक है। और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर वैल्यू अलग है, यहाँ पर वैल्यू अलग है, हर पॉइंट पे वैल्यू अलग है। मतलब एक फिक्स्ड मैक्सिमम और एक फिक्स्ड मिनिमम के बीच में किसी भी टाइम पे उसकी वैल्यू भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसा ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं डियांगो, मैं ऐसे कहूं कि ऐसे ये ईएमएफ मैंने बनाया, ये ईएमएफ मैंने बनाया, ये कोई ईएमएफ मैंने लिया है, ये ईएमएफ, और मैंने ये ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने लिया है, और मैंने ये बोला कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कुछ E1 है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कुछ माइनस ऑफ E1। क्या ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है या नहीं है? ये जो ग्राफ अभी बनाया मैंने छोटा सा, इज इट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और नॉट? यस सर, Yes, it is still alternating EMF, although ये साइनोसॉइडल नहीं है, मतलब ये साइन को ओबे नहीं कर रहा है, बट स्टिल इट इज ऑल्टरनेटिंग। द रीजन बीइंग कि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और इसकी डायरेक्शन यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव है, राइट? आई थिंक यू नो द आइडिया नाउ। यस हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ूं? यस, ओके सर। अच्छा, मैं आपसे ऐसे कहता कि ये ऐसा बना दूं, इज इट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और नॉट? अगर मैं कोई ग्राफ ऐसे बना दूं ईएमएफ वर्सेस टाइम का, नो सर, नो, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बट ये हमेशा यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, क्योंकि नीचे ही नहीं जा रहा। ठीक है? यस अच्छा, समझ रही हैं आप? अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे, इज इट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और नॉट? अगर इस तरह का बनाऊं तो ईएमएफ वर्सेस टाइम, इज इट ऑल्टरनेटिंग? यस सर, नो। इसका मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे जितना है क्या उतना ही है इस पॉइंट पे भी है? सोच के देखो, अगर ये मान लो कि E1 है तो ये यहाँ भी E1, यहाँ भी E1, यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक के टाइम के लिए इसकी वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है कि मतलब इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो रहा है, फिर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो रहा है, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है। यस ठीक है, बट मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा, तो इसलिए ऑल्टरनेटिंग नहीं है। तो आई थिंक नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग। भले हमें पढ़ना यही वाला है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्दो हमें यही पढ़ना है अपने सिलेबस में, बट रिमेंबर कि ओनली EMF रिप्रेजेंटेड बाय साइन विल नॉट बी ऑल्टरनेटिंग, and EMF which is not represented by sign can also be alternating, right? ठीक है, the point is कि an EMF which changes magnitude and direction wise, that will be called as alternating EMF। क्लियर हो गया? यस इसी तरह से अगर मैं करंट के टर्म्स में कह लूं तो करंट के लिए भी मैं सेम टर्म यूज करूंगा। मैं ये कहूंगा कि करंट में कि ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ऐसा करंट which changes itself magnitude and direction wise, such a current will be called as alternating current। अब करंट पे बात कर लेते हैं। मान लो कि वो जो अभी हमने कॉइल लिया, लेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज R। ठीक है, हम मान लेते हैं
तो हम करंट को क्या जानते हैं, करंट कैन बी रिटन एज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो अब देखो इस लॉजिक को हम यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ईएमएफ की जो इक्वेशन है वो लिखा हुआ है ई नॉट इनटू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ये लिखा है ना, हम दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दें, आर से डिवाइड करने का मतलब रेजिस्टेंस से, बेटे ईएमएफ अपॉन आर को हम करंट कह सकते हैं, और यहाँ पर जो ये ई नॉट अपॉन आर है ये भी करंट है, बट फर्क इतना है कि ये मैक्सिमम करंट होगा बिकॉज you have divided maximum EMF by resistance. So this current will be maximum current and this will be sine of omega t. Tell me yes or no. Yes. ठीक है, तो this is alternating current because this current is also changing magnitude wise and direction wise as it is depending on sine. ठीक है, तो साइन पर डिपेंड कर रहा है तो 100% हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, तो इसलिए जो ये करंट होगा ये ऑल्टरनेटिंग करंट होगा I वर्सेस T, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा I नॉट और जिसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस ऑफ I नॉट, ठीक है, और हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी, पहले पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है एंड सो ऑन। ठीक है सर, नोट कर लिया आपने? Yes sir. ठीक है, तो नाउ वी नो द थ्योरी ऑफ एसी, हाउ एसी इज प्रोड्यूस्ड, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एसी इज प्रोड्यूस्ड बाय द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, ठीक है, और वो कैसे कि जब भी whenever the flux linked with the coil changes an EMF induces in it and that EMF induces which changes its magnitude as well as direction, तो ऐसा EMF जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज चेंज होता है, ठीक है, ऐसा EMF जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज चेंज होता है, ठीक है, विद टाइम, तो ऐसे EMF को हम कौन सा EMF कहते हैं, तो सच EMF इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग EMF। अब आगे बात करते हैं, अब देखिए सर इसमें एक दूसरी बातों पे समझते हैं, देखो इसमें आपको अब जब ऑल्टरनेटिंग आ गया तो ऑल्टरनेटिंग का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, अब इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चीजें हैं जिस पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। एक चीज होती है एवरेज वैल्यू, बट उससे पहले हम कुछ बातें बेसिक बातें समझ लें कि ये ईएमएफ अपने आप को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, इस तरह का अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये करंट हो या ईएमएफ हो, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज हम साइनोसॉइडल को ही सिर्फ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, ऑल्दो सिर्फ साइन के साथ चेंज होने वाला ईएमएफ या करंट ऑल्टरनेटिंग नहीं होगा, बट हमें पढ़ना वही साइन वाला सिर्फ है अपने सिलेबस में। अब देखो यहां से यहां तक हम एसी का टाइम पीरियड कहते हैं, मतलब ये एक साइकिल कहलाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज वन साइकिल, दिस इज कॉल्ड एज वन साइकिल ऑफ एसी, वन साइकिल ऑफ एसी, और एक साइकिल ऑफ एसी को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, टाइम दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल is called टाइम पीरियड, इसको अपन टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है, और इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, वन साइकिल मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने का जो टाइम है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, और टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आगे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात, दूसरी बात ये है कि एक सेकंड में जो नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, उसको हम लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, जिसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी को एफ से, मान लो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का ये रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, यूनिट एसआई यूनिट इज हर्ट्ज, ठीक है। हमारे घरों में जो एसी की सप्लाई होती है पूरे इंडिया के अंदर, दैट इज सप्लाइड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। एसी कितने फ्रीक्वेंसी पे सप्लाई होता है, 50 हर्ट्ज पे, पूरे इंडिया में इट इज सप्लाइड एट 50 हर्ट्ज, क्लियर है। इसका मतलब है कि 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में एसी कितनी बार का कितना साइकिल कंप्लीट होता है, हमारे यहाँ जो सप्लाई है एसी का उसका साइकिल कितना होगा, तो एक सेकंड में 50 साइकिल्स, इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, और एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, इसका मतलब 50 साइकिल्स में 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव, नहीं आई बात समझ में, एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो 50 साइकिल में 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव होगा या नहीं होगा, क्लियर। दूसरी बात, हम फॉर्मूले में जो ओमेगा यूज करते हैं इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ये जो हमने लिखा है ये एफ लीनियर फ्रीक्वेंसी है,
और ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेटा कि अगर हम देखो, मान लो कि कोई पार्टिकल अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये एक हम इस केस में फ्रीक्वेंसी को लीनियर कहते हैं। अगर मान लो इस लीनियर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट हम एंगल पे उठा के रिप्लेस कर दें, मुझे एक बात बताओ, एंगल से रिप्लेस करें मतलब अगर मान लो कि मैं इमेजिन करूं कि बॉडी किसी सर्कल पे घूम के यहीं से यहीं पहुंचेगा, तो कितना कवर करेगा, कितना एंगल कवर करेगा? तो एक साइकिल में जो ये एंगल कवर करेगा वो 2 पाई होगा या नहीं, मतलब 360 होगा या नहीं होगा? yes, और 360 कितनी देर में कवर करेगा? एक टाइम पीरियड में। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी बार 2 पाई कवर किया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा को हम ऐसे भी लिखते हैं, ओमेगा और टाइम पीरियड को हम ऐसे भी लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। और इसी से हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी and angular frequency are related by this formula, or omega can be written as equal to 2 pi by t. समझे? डन? done sir. ठीक है, मेरी दूसरी बात सुनो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट विच यू हैव टू लिसन टू इट। अब देखो, अगर मैं एसी का, देखो एसी का हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एसी एक साइकिल में व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, देखो अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो उसका अगर मैं एवरेज पूछूंगा तो क्या करोगे आप? एवरेज का मतलब होगा टोटल बाय टोटल। मतलब आपको अगर मैं कह दूं कि कई सारी वैल्यूज दे दूं मैं आपको और उसका एवरेज निकालने को कहूं, तो आप पूरे को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे ना। Yes, तो आप एक बात याद रखिए कि एसी का अगर एक कंप्लीट साइकिल पे कोई आपसे एवरेज पूछ ले और एसी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मैं एक चीज बता देता हूं आपको डियांगो, बिफोर आई टेल यू अबाउट दिस एवरेज वैल्यू ऑफ एसी एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एवरेज आप ऐसे निकालते हैं, अगर कांस्टेंट क्वांटिटी हो x1 प्लस x2 इस तरह से डिवाइडेड बाय n, यही करते हैं आप, एवरेज वैल्यू ऐसे निकालते हैं। हाँ ना बोलना पड़ेगा। yes, where x1 x2 and all these terms are constant. बट अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि इफ अ क्वांटिटी वेरीज विथ टाइम, अगर कोई क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी करे तो उसका एवरेज लिखने का तरीका है x dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये होता है तरीका टू राइट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी विच इज वेरीज विथ टाइम। ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरी कर रही हो उसके एवरेज को लिखने का तरीका ये। समझ गई आप? अब यहां देखिए, अगर हम यहाँ पर करंट को देखें, करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है या नहीं है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो करंट का अगर मैं एवरेज वैल्यू लूंगा पूरे साइकिल पे तो मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा? एक साइकिल में जो टाइम लगता है वो 0 से t नहीं आया। लिमिट किसकी लोगे आप? टाइम की लोगे ना, t1 से t2, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो ना। यहां तक क्लियर है? yes sir. ये formula है sir. तो हाँ, ये फॉर्मूला समझ कर याद कर लो। ये दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन टू द एवरेज वैल्यू, कि अगर इफ अ क्वांटिटी वेरीज विद टाइम तो एवरेज वैल्यू हमेशा ऐसे निकालते हैं। अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है तब तो आप ये करेंगे कि यू विल ऐड ऑल द क्वांटिटी एंड यू विल डिवाइड द होल सम बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। बट अगर क्वांटिटी वेरिएबल है टाइम के साथ तो ऐसे निकाला जाएगा। Yes, समझ गए? yes sir. अब देखो, ये आई नॉट एज इट इज साइन ओमेगा टी का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये साइन का इंटीग्रेशन होगा कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। कहां से कहां तक? 0 से t तक। नीचे dt का इंटीग्रेशन कितना होगा डियांगमो? What is the integration of dt? Simply t from 0 से t। बोलो। Oh yes sir. पक्का? आई नॉट बाई ओमेगा, यह हम लिखते हैं माइनस ऑफ कॉस ओमेगा को मैं 2 पाई बाई टी लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाई टी 0 से t
डिवाइडेड बाय, जहां नहीं समझ में पूछ लीजिएगा, डिवाइडेड बाय ये t माइनस ऑफ 0, टेल मी यस और नो, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। यस सर। ठीक है, इस आई नॉट बाई ओमेगा को मैं चेंज नहीं करूंगा अभी, आई नॉट ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी एज इट इज रहने देते हैं। अब इस टी में अपर लिमिट पुट करिए, स्मॉल टी में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 cos 2 पाई बाई टी इंटू अपर लिमिट इज टी माइनस ऑफ cos लोअर लिमिट अगर टी में पुट करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos ऑफ 0। देखिए आप, cos 0 कैसे है? लोअर लिमिट इज 0 सी, एंड माइंड यू cos 0 नहीं होता, इसलिए 0 मैंने पुट किया है यहाँ पर। देखो पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं ना, तो स्मॉल टी की जो अपर लिमिट है वो क्या है, कैपिटल टी, और स्मॉल टी की लोअर लिमिट क्या है, 0 होगी या नहीं होगी, देखो क्या हुआ, यहाँ तक नोट कर लिया हो तो बताइए। डन सर। ठीक है, अब देखो इस t से दिस t विल कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, cos ऑफ 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है, +1 होती है। cos 0 से स्टार्ट होता है तो cos 0 पे 1 होती है, तो cos 2 पाई पे फिर से 1 होगी। मतलब ये वैल्यू अगर आप लिखोगे तो आई नॉट इंटू ओमेगा टी एज इट इज रहने दो, cos 2 पाई 1 होती है, और उसके बाहर एक माइनस साइन है तो -1, फिर माइनस ऑफ माइनस cos 0 1 होता है, और इसके साथ एक माइनस साइन है तो ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट ओमेगा टी 1, ये -1 +1, तो दिस होल रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू होगा कंप्लीट साइकिल पे वो कितना होता है, 0। समझ गए, कवा कुछ पूछ रही हैं आप, यस सर। एवरेज 0 क्यों आता है जी एवरेज 0? एवरेज 0 क्यों होता है, हाँ सर। अब एवरेज ये तो मैथमेटिक्स से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया ना कि एवरेज 0 होगा, और एवरेज 0 होने का दूसरा लॉजिकल तरीका अगर आप देखें तो जितना जो प्लस ये पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव पार्ट है और दोनों पार्ट एक जैसे हैं, तो एवरेज का मतलब दोनों को आप ऐड करोगे, तो जैसा पॉजिटिव वैल्यू है वैसा ही निगेटिव वैल्यू है, दोनों ऐड करोगे तो 0 नहीं हो जाएगा, इसीलिए एवरेज 0 है। ठीक है, यस सर। ओके डन।